नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सुखद होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी निरंतर। जैसा कि आपसे कहा गया था कि सोमवार से मैथ और इंग्लिश की क्लास भी होगी, धीरे धीरे सारी बातें शुरू होंगी। अब तो लॉकडाउन भी खुल रहा है, जब कोचिंग वगैरह खुलने का ऑर्डर आ जाएगा तो ये ऑनलाइन क्लासेस में जितनी असुविधाएँ हैं वो भी लगभग ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, रही मेरी बात, मैंने आपसे पिछले पॉलिटी वाले क्लास में मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाया गया। डेवलपमेंट के बाद आपको 1935 से लेकर 1950 संविधान का निर्माण पढ़ाया गया। उसके बाद मैंने कहा था कि अगला जो लेक्चर होगा ज्योग्राफी का होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम करते रहेंगे, जब भी हमें समय मिला ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, सारी बातें समझते हुए चलेंगे। तो पॉलिटी का पिछली बार था, इस बार ज्योग्राफी का, फिर अगली बार पॉलिटी का कर देंगे। धीरे धीरे सुविधाएं भी सुधारी जाएंगी। अच्छा, आज बेसिकली बात हम करेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जहां तक आप पढ़े थे उसके आगे। अच्छा, वीडियो में अगर जो कोई असुविधा हो रही होगी तो वो मैनेज करना, अभी कुछ दिन और मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें सही कर दी जाएंगी। जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब इकट्ठा का मतलब जब सारी टीम एक जगह हो जाएगी, पटना या कहीं भी हो जाएगी, तो फिर वो चीजें मैनेज कर ली जाएंगे। अच्छा, ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी हम कहाँ तक पढ़े थे। पिछले पूरी वीडियो में हम ज्योग्राफी पूरा हिमालय पढ़ चुके थे। यहाँ ध्यान से समझना, ये भारत का नक्शा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हम हिमालय पूरा पढ़ चुके थे। मतलब ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके बीच बीच की घाटियाँ, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, सारी बातें पढ़ चुके थे। रीजनल हिमालय, पंजाब हिमालय, उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये भी सारी बातें पढ़ चुके थे। इसके साउथ में हो, इसके साउथ में ये गंगेटिक मैदान, यहाँ गंगा यमुना का मैदान है, ये गंगा नदी जाती है, ये गंगा यमुना का मैदान है। मतलब ये गंगा यमुना का मैदान पहले हिमालय बना टर्शियरी इरा में, तृतीयक काल में, मैंने यहाँ थर्ड लिख दिया। टर्शियरी इरा के बाद यहाँ क्वाटरनरी में, मतलब फोर्थ में, क्वाटरनरी इरा में बना गंगा का मैदान। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने हिमालय को काट काट कर इस गड्ढे को, जो HFF बताया गया था, इस गड्ढे को भर दिया। ये गड्ढा या इसकी सारी बातें हम नदियों में करेंगे, क्योंकि रिवर सिस्टम हमें पढ़ना है और नदियों का मैदान हमें जानना है। नदियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके साउथ में आओ, इसके साउथ में ये ऊंची भूमि है, ऊंचाई है। इसके भी साउथ में दक्कन का पठार है, तो समझना ध्यान से। इसके साउथ वाली बातें जो रेड पेन से मार्क किया गया, यही हमें पढ़ना है। अब इसमें है क्या, ये गंगा का मैदान, ये दक्कन का पठार। गंगा का मैदान, दक्कन का पठार के बीच में एक ऊंचाई वाला क्षेत्र, ये कुछ ऐसी संरचना है, ऐसी कुछ संरचना है। तो यहां गंगा का मैदान, गैंगेटिक प्लेन, और यहां दक्कन प्लेटो। अगर जो ये नॉर्थ से साउथ की बात करें, ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ऐसे ही देखो दिख रहा है, ये नॉर्थ है, साउथ, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र। इसी ऊंचाई वाले क्षेत्र को, जो रेड मार्क किया गया है, इसी ऊंचाई वाले क्षेत्र को आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि 2017 वाले CAPF में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो UPSC लेती है वैकेंसी, वनडे एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह उसमें दिए जाते हैं पोस्ट। उस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वाले एग्जाम में ये बात पूछी गई थी कि गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करने वाली संरचना कौन सी है। तो आपको साफ साफ बताना था, केंद्रीय उच्च भूमि, यही सेंट्रल हाईलैंड। आपसे मैंने बोला था कि आपको मिलीमीटर के हिसाब से भी पढ़ा दिया जाएगा, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, बस आप ध्यान दो, एटलस देखा करो। इसके बाद देखो तो इसमें है क्या, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, देखो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैं इसे बोलता हुआ चला जाऊंगा, आप लोग अगर जो डाउट होगा तो फिर वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हो। मैं बोल दूंगा, उसके बाद सारे टॉपिक मैं धीरे धीरे करा रहा हूं यहाँ के। देखो यहाँ समझिएगा, सेंट्रल हाईलैंड में तो हमें पहले जानना है ये अरावली पर्वत। यहाँ ऐसे अरावली पर्वत है, यहाँ मैंने लिख दिया ए अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के जैसे पूरब में पहुंचोगे, यहाँ पठार है मेवाड़, फिर मालवा, फिर ऐसे एक लंबा सा पठार है बुंदेलखंड, फिर एक पठार है बाघेलखंड। देखो
AMMBB बाघेलखंड। फिर इसके बाद एक बड़ा सा पठार है छोटा नागपुर का पठार, CNP मैंने लिख दिया, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल, राजमहल की पहाड़ी, RMH मैंने लिख दिया। फिर तो देखो ये पूरा पर्वत पठार ही है। अचानक फिर ये गंगा का मैदान मिल गया, ये बांग्लादेश वाला, ये पश्चिम बंगाल वाला गंगा का मैदान, मतलब वहां पर्वत पठार नहीं है। और फिर यहां पहुंचोगे तो फिर से एक पठार है। आपको नॉर्थ ईस्ट हिमालय में इसे नहीं कराया गया था, बोला गया था कि पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक में। इस पठार का नाम मेघालय का पठार। मतलब इस पूरे सेंट्रल हाईलैंड में ये पूरा रीजन पर्वत पठार यहां तक है। बीच में एक मैदान वाला क्षेत्र है। जैसे आप लोग बेंच पे बैठते होंगे तो अचानक बेंच पे बैठ रहे हैं, वहां से यहां तक बेंच आ रही है, बीच में एक गली गुजरती है, वो गैप होता है। तो ऐसे यहां से यहां तक पूरा पर्वत पठार है, बीच में एक पर्वत पठार नहीं है, यहां भी पर्वत पठार है। तो इसे हमने गैप बोल दिया। ये एक गैप है, मतलब यहां मैदान है, गंगा के द्वारा निर्मित मैदान है। हमें इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं सेंट्रल हाईलैंड को पूरा देख लेना है। उसके बाद यहाँ जब हम साउथ होंगे तो यहाँ विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ देखो, यहाँ मिल जाएगा आपको विंध्यन पर्वत, यहाँ मिल जाएगा आपको सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्यन, सतपुड़ा, उसके बाद दक्कन ट्रैप मिल जाएगा। तो हमें आज का टॉपिक रखना है, हमें ये सेंट्रल हाईलैंड में विंध्यन के नॉर्थ में ये सारी बातें यहां तक पढ़ते हुए चले जाना है। दिशाओं का आपको ध्यान रखना है। दिशाएं मैं इसी तरीके से यहां भी फॉलो करूंगा, जहां आपको समझाऊंगा। ये दिशाएं रहेंगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये इसी तरीके से। अब समझो हमें यहां पढ़ना क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड में दिशाएं उसी तरीके से। सेंट्रल हाईलैंड में पहले यहाँ अरावली, फिर देखो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा, अरावली, फिर मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड का पठार, फिर उसके बाद चले जाओगे छोटा नागपुर का पठार, फिर इसके नॉर्थ ईस्ट में राजमहल की पहाड़ी, फिर उसके ईस्ट में एक गैप मिला, फिर उसके नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में आप कह सकते हो मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। तो इसमें हमें समझना है ऐसे, अगर जो दिशाएं वही रहें तो ऐसे अरावली, ये अरावली पर्वत, अरावली, अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार अगर दिशाओं के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं नॉर्थ से साउथ दिख रहा है, नॉर्थ से साउथ इसका विस्तार है। इसको बारी बारी से देखते जाओ। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत फैला है दिल्ली से, फिर ये है हल्का सा हरियाणा में, फिर ये सबसे अधिक क्षेत्र है राजस्थान में, और ये साउथ में फैला है गुजरात तक। एसएससी में लगभग 2 बार इससे सवाल पूछे गए हैं। एक बार पूछा गया था अरावली पर्वत निम्न में से कितने राज्यों में फैला है, नंबर बताने थे, तो 1, 2, 3, 4 नंबर कर दो। एक बार पूछा गया था अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ नहीं है, उसमें ऑप्शन दिया गया था दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो पंजाब में नहीं है, साफ साफ यहाँ दिख रहा है। ऐसे भी पूछ ले नॉर्थ से साउथ किस क्रम में है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो अरावली पर्वत का विस्तार 4 राज्यों में। फिर से देखो, अरावली पर्वत को दिल्ली में रॉयल सीना पहाड़ी कहते हैं, रॉयल सीना हिल। इसी पर आप देखेंगे, इसी रॉयल सीना हिल पर, इसी पर संसद भवन है, इसी पर राष्ट्रपति भवन है, इसी पर दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसी पर JNU है। ये सारी संरचना इसी रॉयल सीना हिल पर है। इसे दिल्ली रिज भी कहा जाता है। आप देखते होंगे विदेश मंत्रालय के द्वारा, अगर जो कहीं भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के ऑर्गेनाइजेशन में किसी फॉरेन डेलीगेट से बात होती है तो कभी कभी देखते होंगे साल भर में एक बार रॉयल सीना डायलॉग होता है। सर्च करके देखेंगे तो रॉयल सीना डायलॉग का पता चला। और रॉयल सीना डायलॉग इसीलिए कि नाम दिया गया है, वहीं होता है दिल्ली में, तो रॉयल सीना पहाड़ी, अरावली पर्वत उसी के तहत कर दिया गया है रॉयल सीना डायलॉग। अगली बात देखो, इसमें अरावली पर्वत के बारे में और क्या जानना है। अरावली पर्वत के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने जब आपको हिमालय पढ़ाया जा रहा था। अरावली पर्वत एक पुराना ओल्ड मोड़दार फोल्डेड माउंटेन है, पर्वत है।
तो अरावली पर्वत एक पुराना मोड़दार पर्वत है। दूसरी बात क्या बताई गई थी, अरावली पर्वत पुराना मोड़दार होने के साथ साथ अजोइक काल का है, मतलब अरावली पर्वत की उत्पत्ति तब हुई जब जीव जंतुओं की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं थी। मतलब क्या होगा, अरावली पर्वत में फॉसिल्स फ्यूल नहीं मिलेंगे, जीवाश्म ईंधन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीवाश्म ही नहीं मिलेंगे इसलिए जीवाश्म ईंधन भी नहीं मिलेंगे। मतलब कोयला पेट्रोलियम अरावली पर्वत की संरचना में मिलने की संभावना एकदम कम है या नहीं के बराबर है। तो ये अरावली पर्वत वाला रीजन, इतनी बात आप जान गए। अरावली पर्वत पुराना पर्वत है, पुराना पर्वत होने के नाते इतना ज्यादा पुराना है, अभी तक बचा हुआ है, इसीलिए इसे रेसिड्यूरी माउंटेन का उदाहरण कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। अब देखो अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान में जब अरावली पर्वत है जो वहां थोड़ा इसकी चौड़ाई अधिक है राजस्थान वाले, तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिम वाले चौड़े भाग को इसे कहा जाता है माउंट आबू। ये माउंट आबू, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो ऐसे कहेंगे राजस्थान में अरावली के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र को माउंट आबू कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वेस्टर्न हिली रीजन ऑफ अरावली इन राजस्थान कॉल्ड माउंट आबू, हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन इज गुरु शिखर। ये बात हो गई, गुरु शिखर हो गया। तो हमने इतनी बातें जान ली। जल्दी जल्दी अगर जो कहा जाए, अरावली पर्वत एक पुराना मोड़दार पर्वत है, इसकी उत्पत्ति अजैविक काल में प्री कैम्ब्रियन इरा में हुई, इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं मिलेंगे, पुराना मोड़दार पर्वत है। ये 4 राज्यों में फैला है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक ये फैला है। दिल्ली में इसे रॉयल सीना हिल कहते हैं, इसी पर तमाम संरचना है भारत सरकार की। राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र को माउंट आबू कहते हैं, यही गुरु शिखर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर आपने सुना होगा, यही है माउंट आबू। अच्छा, इसके साउथ में, यहाँ मैप में भी देखते रहना, इसके साउथ में वो जो संरचना है तो ये विंध्यन संरचना है, इसी के बीच की बात हमें पढ़नी है। तो हम भी यहां लगा लेते हैं, इसके साउथ में ये ऐसे ऐसे ये मान लेते हैं विंध्यन है। ये बाद में हम विंध्यन पढ़ेंगे डिटेल में, बस अभी हम बाउंड्री देख रहे हैं कि यहाँ बीच की बात पढ़नी है, यही बीच की बात जो आपको बताया गया है। अरावली के ईस्ट में, अब देखो अरावली के ईस्ट में जैसे ही हम जाएंगे, यहां ये डॉटेड कर रहे हैं तो ये पठार है, आपको यहां मिल जाएगा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, मैं सिर्फ मेवाड़ लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, बहुत ज्यादा घोंच पोच नहीं करना है। तो क्या मिल गया, मेवाड़ का पठार। फिर इसके ईस्ट में गए तो आपको मिल गया फिर से मालवा का पठार, मालवा का पठार। फिर इसके ईस्ट में गए तो ऐसे मिल गया बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके ईस्ट में गए तो मिल गया आपको बाघेलखंड का पठार, बाघेलखंड मिल गया। तो फिर से अगर जो एक बार रिवाइज करें तो अरावली के ईस्ट में जाएंगे तो मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बाघेलखंड का पठार। देखो फिर से मेवाड़ का जो पठार है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, दोनों राज्यों में मिलता है, दोनों राज्यों की बाउंड्री पे। फिर से आगे ईस्ट में आओ, मालवा का पठार केवल और केवल मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे आओ, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। फिर आगे आइए, बाघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ये सारी बातें हो गई। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मेवाड़ के पठार से आगे आएंगे, कुछ और इंफॉर्मेशन जाननी है। देखो मालवा के पठार के बारे में बात करें अगर, तो मालवा के पठार के बारे में बात करें तो अगर जो आपको हल्का फुल्का पता हो, एनसीईआरटी वगैरह कभी पढ़ा हो, नहीं तो मैं भी एक बार बता दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। जब पृथ्वी के अंदर से कोई मूलभूत चट्टान निकलती है, पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी निकले, आग निकले, तो वो आग जब निकलती है तो वो ठंडी हो जाती है अगर जो, तो उसका रंग काला हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो चट्टान होती है वो इग्नियस होती है।
ये इंग्लिश शब्द नहीं है, संस्कृत से लिया गया, अग्नि से, आग्नेय, समझना। तो इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान वो होती है जो पृथ्वी के अंदर से निकलती है, आग, आग से समझना। अब जो पृथ्वी के अंदर से निकली चट्टान, पृथ्वी के अंदर से निकली, ठंडी हुई, उसमें टेम्परेचर, सूर्य का तापमान लगा तो फैला, फिर उसमें बारिश हुई, फिर ठंड हुई, तो फैलने सिकुड़ने से उसमें दरारें होती हैं, वो टूटती है। तो मतलब आग्नेय चट्टान जब पृथ्वी के अंदर से निकली और उसमें परिवर्तन हुआ, तापमान लगा, दबाव लगा, तमाम चीजें परिवर्तन हुआ, तो क्या हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है। तो रूप बदल जाता है तो उसे ही कहते हैं रूपांतरित, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, समझना तीनों। तो आग्नेय चट्टान में टेम्परेचर लगा प्लस प्रेशर लगा, टेम्परेचर और प्रेशर इसमें लगा, तो ये क्या, इसका रूप बदल गया। जैसे आप देखोगे संगमरमर, वो बदला हुआ रूप है संगमरमर, कई सालों से, कई हजार सालों से वो पड़ा हुआ, अंदर प्रेशर तापमान लगा रहा, वो संगमरमर बन गया, कीमती पत्थर बन गया। तो मेटामॉर्फिक। अब देखो, आग्नेय चट्टान हो या रूपांतरित चट्टान हो, इन दोनों में कटाव हुआ, ये दोनों में अपर्दन हुआ, मतलब वो कटे छटे, वो कहीं जमा होने लगे। तो जब वो जमा होने लगेगा, इन दोनों में कटना छटना और जमा होने लगेगा, तो उसे कहते हैं सेडिमेंट्री, अवसादी। इसे आपको समझना है, यहां जो ये बनाया गया है बॉक्स, अवसादी चट्टान। तो अवसादी, तो 3 प्रकार की चट्टानें हैं, ऐसे बेसिक बता दिया गया, इसके बारे में अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से क्लास भी ले लिया जाएगा। तो अवसादी चट्टान, तो 3 प्रकार की चट्टानें, पृथ्वी के अंदर से जो बाहर निकले मूलभूत चट्टान, आग के रूप में तो आग्नेय। अब पृथ्वी के अंदर से बाहर निकले, मान लो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल रही है, आग से निकल रही है, पृथ्वी के बाहर निकलते समय वहीं कहीं रह गई, निकली तो जहां से निकलना था उसे बहुत अंदर से निकली, ऊपर आते समय वहीं बीच में ही पृथ्वी के कहीं अटक गई, तो उसमें क्या, तापमान भी लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो क्या हो गया, रूप बदल गया, आग नहीं रह गया, रूप बदल गया, उसका दूसरा कुछ हो गया, तो रूपांतरित। अब आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान में तापमान, दबाव, मौसम के प्रभाव के नाते उसमें कटाव और छटाव हो, कहीं जाके जम जाए, तो क्या हो जाएगा, अवसादी। इस बात को ध्यान रखना। अब यहां आ जाओ, इस टॉपिक पे आ जाओ, ध्यान से देखो। मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश, विंध्यन के नॉर्थ में। मालवा का पठार, ये जो पठार है, ये एक ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पठार, मतलब ये पठार ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी आने के कारण, ज्वालामुखी का उद्गार होने के कारण बना। तो समझना है, अब इन तीनों में अगर जो आप बताएं कि ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण अगर जो बना होगा, तो ये कौन सी चट्टान होगा, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा होगा, इग्नियस रॉक यहां होगा। तो मालवा के पठार में इग्नियस रॉक होगा। अब समझे, इग्नियस रॉक होगा मतलब पृथ्वी के अंदर से आग निकली होगी, पृथ्वी के अंदर से अगर आग निकली होगी तो निकलते समय तो लाल होगी, लेकिन मौसम के प्रभाव के कारण, ऑक्सीजन के संपर्क के कारण उसका रंग काला हो जाता है, जैसे हमारे खून का होता है, क्योंकि उसमें लोहा होता है, हीमोग्लोबिन, खून का रंग हीमो होता है, मतलब लोहा होता है, बाहर निकलते समय लाल होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में वो काला हो जाता है। तो निकला तो ये तो लाल था, आग था, लेकिन अगर जो संपर्क में आया तो काला हो गया, मतलब इग्नियस रॉक वो कन्वर्ट हो गया दूसरी में, और इग्नियस रॉक जब काला हो गया तो क्या हो गया, बसाल्ट चट्टान में वो कन्वर्ट हो गया, बसाल्ट चट्टान में। और बसाल्ट चट्टान में कन्वर्ट हो गया तो वहां की मिट्टी कैसी हो गई, काली मृदा, काली मिट्टी। तो एक बार समझना है, मालवा के पठार ज्वालामुखी पठार है जहां आग्नेय चट्टान है। फिर से एक बार देखो, ज्वालामुखी पठार जहां आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान जब ठंडी हुई तो कौन सी चट्टान में कन्वर्ट हो गई, बसाल्ट में। बसाल्ट का रंग कैसा होता है, काला, और काला तो मतलब यहाँ कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अब आप एग्रीकल्चर भी इसे डिनोट कर सकते हो, सॉयल हम पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर में कि मालवा के पठार में अगर काली मिट्टी मिलती है तो यहाँ प्रमुख फसल कौन सी, कॉटन, कपास। इसे समझना। आगे आ जाओ, ये बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ये भी पुरानी से पुरानी चट्टानें यहां भी मिलती हैं, यहां भी पुरानी चट्टानें हैं, यहां पुरानी चट्टानें मिलेंगी, लेकिन ये रूपांतरित और अग्नेय मिलती हैं। रूपांतरित चट्टानें, अग्नेय चट्टानें, किनारे किनारे इसके अवसादी भी मिलती हैं। लेकिन इसमें अगर जो बात की जाए बुंदेलखंड के पठार में, तो यहां ग्रेनाइट रॉक मिलती है। ग्रेनाइट रॉक यहां कहीं कहीं कन्वर्ट हो गई है
आग्नेय से अगर जो कन्वर्ट हो जाती है तो उसे नीस भी कहा जाता है, नीस चट्टान। तो यहां कौन सी चट्टान मिलती है? ग्रेनाइट और नीस चट्टान। ग्रेनाइट और नीस चट्टान, ग्रेनाइट और नीस चट्टान जो मिलती है इसका रंग लाल होता है। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण होता है तो वो अवसादी चट्टान के रूप में बदल जाती है, और अवसादी चट्टान के रूप में बदलती है तो वहां रेड सैंड स्टोन मिलता है, लाल बलुआ पत्थर। मतलब ये जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाला बाउंड्री वाला रीजन, बुंदेलखंड का पठार, वहां मिट्टी कैसी मिलेगी? लाल मिट्टी मिलेगी, लाल बलुआ पथरीली मिट्टी मिलेगी। इसलिए आप देखते हैं कि वहां ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, खाद्यान्न अनाज वहां नहीं उत्पादन हो पाते, धान गेहूं इन सबों का उत्पादन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। दलहन फसलें होती हैं जिसमें पानी की जरूरत कम पड़े, आपको ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ ग्रेनाइट और नीस चट्टान मिलती हैं, ये भी मूलभूत चट्टानों का ही रूप होता है। अब समझें, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें फिर आगे बढ़ जाएं। तो देखो हमने क्या बताया, अरावली के बारे में बताया। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4 राज्यों में, दिल्ली में इसे रायलसीना हिल कहा जाता है, राजस्थान में इसकी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू, ऊंची सबसे चोटी गुरु शिखर। फिर से आगे बढ़ो, मेवाड़ का पठार राजस्थान मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, बाघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। फिर आगे आ जाओ, मालवा का पठार, ये एक ज्वालामुखी पठार है, मतलब इग्नियस है। इग्नियस ठंडा हुआ तो बसाल्ट के रूप में कन्वर्ट हुआ, जिससे काली मिट्टी मिलती है। कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश मिट्टी में काम करेगा, ध्यान देना। बुंदेलखंड का पठार, यहाँ ग्रेनाइट चट्टान है जो कन्वर्ट होकर नीस बन जाती है, यहाँ लाल बलुआ पत्थर मिलता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ो, मतलब हम यहाँ देखो अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड तक कर चुके। आगे यहाँ छोटा नागपुर पठार, इसे समझना है। तो फिर से देखो, यहां आपको दिशाएं वही काम करेंगे, देखना ध्यान से। यही दिशा ऊपर की तरफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही ये दिशाएं हो गई। अब समझो यहां छोटा नागपुर पठार, इसके बाद ये ऐसे आपका मान लिया गया कि ये छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर पठार समझना। दिशाएं वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दिशाओं को ध्यान रखना। छोटा नागपुर पठार कुल मिला जुला के 5 राज्यों में है। देखो जैसे नॉर्थ की तरफ आपका ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार, बिहार समझो ऐसे ही मजाक में कह दिया गया, तो बिहार। उसके बाद इस छोटा नागपुर पठार का सबसे अधिक क्षेत्र, ऐसे लिख दें मैक्सिमम एरिया, ये पड़ता है झारखंड में, क्योंकि जब बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड का तो ये पठारी वाला रीजन, माइंस जितने भी थे, मिनरल्स वगैरह, वो झारखंड में चले आए। तो छोटा नागपुर पठार बोला जाता है वन ऑफ रिचेस्ट प्लेटू इन इंडिया, भारत के धनी पठारों में से एक। धनी का मतलब वहां के लोग नहीं धनी है, वहां मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। तो छोटा नागपुर पठार सबसे अधिक क्षेत्र झारखंड, नॉर्थ की तरफ लगभग बिहार है। उसके बाद ईस्ट रीजन वाला पश्चिम बंगाल, साउथ ईस्ट रीजन वाला उड़ीसा, पश्चिमी रीजन में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। तो एक बार इसे देखो, छोटा नागपुर पठार कहां कहां है? 5 राज्यों में फैला है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ पीसीएस वगैरह कोई दे रहा है, छत्तीसगढ़ एसएससी दे रहा है, बिहार एसएससी दे रहा है, इन सबों में पूछा भी गया है। तो छोटा नागपुर पठार 5 राज्यों में, सबसे अधिक झारखंड और उसके चारों तरफ के राज्यों में, पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूरब की तरफ उड़ीसा, पश्चिमी क्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न रीजन का किसका है? बिहार का। अब इसके बाद देखो, छोटा नागपुर पठार के बाद, छोटा नागपुर पठार के बाद अगर जो हम आएंगे तो इसके नॉर्थ ईस्ट में, यहां दिशा इधर नॉर्थ ईस्ट में से एक पहाड़ी है, इसे कहा जाता है राजमहल पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ये पूरे का पूरा रीजन झारखंड में है, ये झारखंड में है। अच्छा, राजमहल पहाड़ी भी, ये भी एक
ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पर्वत है, वेल्केनो माउंटेन है, मतलब आप समझ जाइएगा वेल्केनो माउंटेन है तो ये इग्नियस रॉक होगा, यहाँ बसाल्ट चट्टान मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी, ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है। फिर से देखो, अब इसके बाद तो देखो छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ी, इसके बाद एक गैप, यहाँ देखो पूरा ये गैप, मतलब यहाँ पर्वत पठार नहीं है। इस गैप के बाद यहाँ फिर से एक पठार, मेघालय का पठार, यही तो बताया जा रहा है। तो यहां से देखो ऐसे एक गैप, इस गैप के बाद यहां कौन सा पठार, मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार, मेघालय का पठार हो गया। मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां, एक ऐसे एक पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम गारो, दूसरी पहाड़ी खासी, तीसरी पहाड़ी जयंतिया। तो मेघालय के पठार में पूरब से पश्चिम के क्रम में से कीपाकार आकृति में आर्क बनाते हुए 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। समझिएगा, ये गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जनजातियों के नाम हैं, तीनों जनजातियों के नाम हैं। जिस पहाड़ी पर जो जनजाति रहती है वही नाम रख दिया गया है इनका। तो गारो, खासी और जयंतिया। अगली बात, मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार का संरचनात्मक पार्ट है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही थी तो यहां से वो टूटकर इधर हो गया, बीच में गड्ढा बन गया, HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। इस गड्ढे को गंगा ने पाट कर मैदान बना दिया, लेकिन ये संरचना इसी का पार्ट है। पूछा भी गया है इसे कि मेघालय का पठार किसकी संरचना है, तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर पठार, जैसा आंसर में दिया रहे वो विकल्प देख के आपको बताना है मेघालय का पठार। अब अगली बात, गारो, खासी, जयंतिया। खासी पहाड़ी के ही साउथ में विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली जगह मौसिन राम और चेरापूंजी। यहाँ चेरापूंजी एक जगह है और यहीं मौसिन राम। तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली जगह खासी पहाड़ी के साउथ में है, जो मौसिन राम है। पहले चेरापूंजी किताबों में था, बाद में रिकॉर्ड में आया मौसिन राम, तो मौसिन राम, लेकिन खासी पहाड़ी के साउथ में ही है। अब ऐसा भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, विश्व का ऐसा पठार बताइए जहां सबसे अधिक बारिश होती है पूरे विश्व में। ऐसे नहीं पूछा जाएगा विश्व में कहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, वो तो सबको रटा हुआ है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड करने वाला पठार, तो आपको क्या बताना है, मेघालय का पठार। आप ऐसे समझे, जब सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड करता होगा तो जाहिर सी बात है वन, सदाबहार वन होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड करता होगा तो लीचिंग होता है, मतलब पानी छन के और पोषक तत्व छन के नीचे चले जाते हैं, तो लेटराइट मिट्टी बनती है, हम सॉइल में पढ़ेंगे इसे। तो मेघालय के पठार में लेटराइट मिट्टी होगी, लीचिंग प्रोसेस हो रहा होगा, सदाबहार वन मिलेंगे। लेकिन समस्या ये भी आ जाती है, मेघालय में हर साल पानी की भी कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो जाती है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जनजातीय क्षेत्र है, पानी का स्टोरेज नहीं हो पाता, अभेद्य चट्टानें हैं जिससे बहुत ज़्यादा वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पाता, तमाम चीज़ें हैं, वो सामाजिक बातें, आर्थिक बातें, ज्योग्राफिकल भी है। तो मेघालय का पठार, मेघालय के पठार की बात करें तो यहाँ गारो पर्वत में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आप देखोगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक बार बताया जाएगा। नोकरेक गारो पर्वत से संबंधित है, पूछा भी गया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में नहीं पूछा गया है। तो मेघालय के पठार के अंतर्गत गारो पर्वत में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम नोकरेक है। ऐसे पूछा गया कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से कौन से पर्वत श्रेणी से संबंधित हो, गारो पर्वत, कहाँ, मेघालय। अब समझो, छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार के बीच ये गैप, इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप, या इसे कह दिया गया राजमहल और गारो गैप। राजमहल गारो गैप, इस राजमहल गारो गैप या मालदा गैप में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन्हीं दोनों का मैदान है। पहले तो पूरा बंगाल का मैदान कहा जा सकता था, 1947 से पहले दोनों एक ही थे, ये पश्चिम बंगाल था, पूर्वी बंगाल था, तो बंगाल का मैदान, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश।
इतनी बातें आपको बता गई। ये सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन मेघालय के पठार तक, मेघालय के पठार तक आपको बता दिया गया। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जरूरी है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड, अब आ जाए सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के बाद हमें क्या बताना है, ध्यान से समझें। सेंट्रल हाईलैंड, इस सेंट्रल हाईलैंड में थोड़ी सी बात हम मिनरल्स की करेंगे। मिनरल्स की कैसे, लेकिन वो आज नहीं होगा, अगली ही क्लास में होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पूरे सेंट्रल हाईलैंड में हम थोड़ी सी बात करेंगे छोटा नागपुर पठार की पूरे डिटेल में, अगली वीडियो में, जो भी अगली वीडियो डाली जाएगी, मतलब ज्योग्राफी की जो भी अगली वीडियो होगी उसमें। तो थोड़ी सी बात हम छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे, और उसके बाद हम छोटा नागपुर पठार की बात पूरा डिटेल में करते हुए उसके बाद हम साउथ में आ जाएंगे विंध्यन पे, विंध्यन सतपुड़ा, या देखते हैं हो ही जाता है तो ठीक रहे। छोटा नागपुर पठार की थोड़ी बात हम कर ही लेते हैं डिटेल में, उसके बाद हम जो भी अगली वीडियो होगी उसमें हम इसकी बात कर लेंगे, विंध्यन सतपुड़ा, उसके बाद साउथ में बढ़ जाएंगे। ये काम खत्म ही हो जा रहा है तो ही ठीक है। देखो देखो, ये मान लेते हैं ऐसे बड़ा सा है छोटा नागपुर पठार, या मैंने लिख दिया CNP, आप समझ जाइएगा छोटा नागपुर पठार। इसका जो मैक्सिमम एरिया आपको बताया गया, ये झारखंड है ना, आप पिछला वाला भी देख सकते हो। मैक्सिमम एरिया कहाँ है, झारखंड। फिर कहाँ है, बिहार नॉर्थ में है, छत्तीसगढ़ पश्चिम वाला रीजन, वेस्ट बंगाल पूरब वाला रीजन, और साउथ वेस्ट में उड़ीसा। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और छोटा नागपुर के बारे में इंफॉर्मेशन देके फिर हम विंध्यन पे पहुंच जाएंगे। ये बात हम अभी कर दे रहे हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में दिया जाएगा छोटा नागपुर पठार का, उसके बाद हम विंध्यन पे पहुंच जाएंगे। विंध्यन सतपुड़ा पर्वत फिर लेते लेते यहाँ साउथ तक पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। देखो झारखंड, अब नॉर्दर्न रीजन में छोटा नागपुर पठार का पूरा रीजन देखोगे तो कई, रांची का पठार है यहीं तो नॉर्दर्न रीजन में, रांची का पठार है, पांचेत हिल, यहाँ तमाम चीजें मिलेंगी। आप एटलस देखा करो, वो सारी बातें अगली वीडियो में बताया भी जाएगा। इसकी संरचना के बारे में अगर जो हम बात करें तो छोटा नागपुर पठार, यहाँ झारखंड से एक नदी निकलती है जो पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर मिल जाती है गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी से। देखो यहाँ देखो ध्यान से, गंगा से एक नदी अलग हो जाती है यहाँ फरक्का के पास से, जो आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम हुगली है। तो यहाँ झारखंड से जो नदी निकलती है वो झारखंड से निकलकर ये झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए ये जाके मिल जाती है हुगली में। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से जो प्रवाहित होने वाली नदी है, इस नदी का नाम दामोदर है, दामोदर नदी। पूरे भारत में जो कोयले का जो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट कहें या कोयले का जो मिलना हुआ गोंडवाना काल में, आपको पीरियड बताया गया था, उसी पीरियड में जूलॉजिकल टाइम स्केल में ही गोंडवाना युग में, गोंडवाना काल में कोयले का विकास हुआ। कोयला पृथ्वी के अंदर बना, धीरे धीरे बनता रहा। तो पूरे भारत में अगर जो कोयले का खनन किसी नदी बेसिन में अगर जो सबसे ज्यादा होता है तो दामोदर नदी बेसिन। तो दामोदर नदी बहती कहाँ से है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और ये मिल कहाँ जाती है, हुगली में, समझना है। तो दामोदर नदी के इर्द गिर्द पूरे भारत में सबसे अधिक कोयले यहाँ मिलते हैं। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम कोल माइनिंग रीजन इन इंडिया। अगर जो ये दोनों राज्य एक में होते तो बहुत बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र हो जाता, लेकिन चूंकि नदियां दोनों राज्य अलग अलग हैं तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला बट जाता है। वैसे भी झारखंड सबसे अधिक उत्पादन करता है।
आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा राज्य उत्पादन कर रहा है, कौन सा, ये बात नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं, रट्टा मारना हुआ। आपको देखना है नदियां। जैसे आपको ये जानना है कि सर ने बताया था भारत में जितना भी कोयला मिलता है वो नदी बेसिन में ही मिलता है, क्योंकि जब गोंडवाना युग में पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ तो सारा ये जो पेड़ पौधे थे वो नदियों के बेसिन में ही दब गए, उसी से नदियां निकलने लगी जहां पेड़ पौधे दबे थे। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर पाते पाते वो क्या हुआ, पेड़ पौधे कोयले का रूप ले लिए। तो आपको ये ध्यान देना कि नदियों में सर ने कहा था, तो ये दामोदर नदी सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करती है, उसके बेसिन में सबसे अधिक कोयले की माइनिंग होती है, जो कहां कहां से संबंधित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नंबर दूसरी बात, आपको दिख रहा है कि दामोदर नदी पूरब की तरफ जा रही है, मतलब छोटा नागपुर पठार की जो ढाल है, स्लोप है, वो पश्चिम से किधर, पूरब की तरफ है, तभी तो पूरब की तरफ जा रही है। तो देखो यहां तो आपको बताया गया गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, यहां से जब मानसूनी पवनें जाती हैं तो तीनों में से फंस कर बहुत तेज बारिश करती हैं, इसलिए चेरापूंजी सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र हुआ पूरे विश्व का। लेकिन जब मानसूनी पवनें यहां से बंगाल की खाड़ी से मुड़कर यहां मुड़ती हैं, इस तरीके से मैदानों में आने लगती हैं, तो ये छोटा नागपुर पठार की तरफ ऊंचाई पर चढ़ के बारिश करती हैं। और जब यहाँ झारखंड में बारिश होती है ऊंचाई पे, ऐसे पवनें चढ़ी, ऐसे देखो, ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, ये पश्चिम बंगाल और ये छोटा नागपुर पठार। तो यहां से जब चढ़ के बारिश करती हैं, आपको समझना है, यहां से जब चढ़ के बारिश करती हैं तो दामोदर नदी में बाढ़ आ जाती है। तो झारखंड तो ऊंचाई वाला क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर पठार वाला रीजन, बाढ़ आती है तो नीचे वाले क्षेत्र में पश्चिम बंगाल पड़ा। तो शुरू से बाढ़ का कारण रही है दामोदर, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बहुत अच्छे से काम करता है, बाढ़ वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया, नियंत्रित किया गया है। तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, या कहा जाता है भी पूछा तो भी आपको यही बता देना है। नंबर तीसरी बात, दामोदर नदी भारत में मोस्ट पोल्यूटेड रिवर में से एक है, सबसे अधिक पोल्यूटेड रिवर। अगर जो आप एरिया वाइज बात करेंगे कि ओवरऑल पोल्यूशन कहाँ है, तो आप जाहिर सी बात है गंगा में ओवरऑल पोल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि नदी बेसिन बड़ी है, बहुत सारी नदियों का उसमें मिलन होता है, उसमें बहुत सारी नदियाँ अपना पानी उड़ेलती हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं। तो एरिया वाइज तो गंगा का पोल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन अगर जो ऐसी बात करें कि पर लीटर पोल्यूटेंट्स किस नदी में ज़्यादा हैं, 1 लीटर पानी में कितने प्रदूषक मिलेंगे, तो वो नंबर आएगा दामोदर का, माही का, साबरमती का, ऐसी नदियों का सबसे पहले नंबर आएगा दामोदर का। अगली बात अब देखो, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के रांची के पास से फिर से एक नदी निकल जाती है, ये नदी स्वर्ण रेखा, इंग्लिश में लिखेंगे तो सुवर्ण रेखा, SUBARNREKH, सुवर्ण रेखा, यहां रांची के पास से निकल जाती है, रांची। अच्छा, जब ये रांची के पास से निकलती है तो स्वर्ण रेखा नदी में ही यहीं रांची के पास यहीं हुंड्रू जलप्रपात है। रांची के पास यहीं स्वर्ण रेखा नदी से संबंधित कौन सा जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात, बड़ा फेमस है, कई सारे वाटरफॉल है वहां, लेकिन हुंड्रू वाटरफॉल बड़ा फेमस है। तो पूछा जाए हुंड्रू वाटरफॉल रांची के समीप कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। आगे देखो, स्वर्ण रेखा नदी कई जगहों पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की सीमा भी बनाती है, कई जगहों पर, सभी जगहों पर नहीं, कई जगहों पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की सीमा बनाती है। यहाँ बीच में झारखंड है और यहाँ से निकलते हुए ऐसे ये पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ उड़ीसा चली गई। इसके फिर से साउथ में आ जाओ, छत्तीसगढ़ रीजन से 2 नदियां निकलती हैं, शंख, और एक नदी निकलती है दक्षिणी कोयल। ऐसे दा कोयल लिख दिए, दक्षिणी कोयल। शंख और दक्षिणी कोयल नदियां समझना ध्यान से बाबू, शंख और दक्षिणी कोयल नदियां जब मिल जाती हैं तो उड़ीसा में जब ये प्रवाहित होने लगती हैं तो इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ये छोटा नागपुर पठार की सारी संरचना बताई जा रही है, ब्राह्मणी नदी। शंख और दक्षिणी कोयल नदियां जहां मिलती हैं, पश्चिमी जर्मनी के द्वारा यहीं बनाई गई राउरकेला फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, बिजली की भी जरूरत होती है,
वहीं सारे की सारी चीज़ें वहीं चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री से जो आउटपुट निकलेगा उसे कहीं भी ढोया जा सकता है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें परिवहन के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ऐसी ही जगह चाहिए थी। तो राउरकेला फैक्ट्री यहीं लगाई गई, क्योंकि शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के यहाँ संगम पे डैम बना दिया गया, बिजली मिल गई। ब्राह्मणी नदी दामोदर की तरह कोल माइनिंग के लिए जानी जाती है उड़ीसा में, मतलब ये इसके पूर्वी छोर से आपको इस राउरकेला फैक्ट्री को कोयला मिल जाता है। शंख और दक्षिणी कोयल रीजन, ये क्योंझर वाला रीजन और छत्तीसगढ़ वाला ये पूरा रीजन, शंख और दक्षिणी कोयल के बीच में, यहां आयरन ओर मिल जाते हैं, आयरन ओर की माइनिंग हो जाती है, लौह अयस्क मिल जाते हैं। तो आप समझिए कि इंडस्ट्री यहाँ शंख और दक्षिणी कोयल के बीच में ही, राउरकेला यहाँ पॉइंट पे ही क्यों लगाई गई, क्योंकि यहाँ पश्चिम से आयरन ओर मिल गया, पूरब से कोयला मिल गया, पानी मिल गया, बिजली मिल गया, सारी बातें मिल ही गई, दिक्कत ही नहीं। तो आपको छोटानागपुर पठार में इतनी बातें बताई गई, इसके बारे में थोड़ी सी और जो इन्फॉर्मेशन जो बोल रहा था कि अगली वीडियो में कर दिया जाएगा, वो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, फिर से रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आज क्या बात बताई गई, छोटानागपुर पठार का सबसे अधिक क्षेत्र झारखंड, नॉर्थ में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूरब में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, पहली बात हो गई। छोटानागपुर पठार के नॉर्दर्न रीजन में एक नदी बहती है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है, इसका नाम दामोदर है, जो हुगली की सहायक नदी है, हुगली से राइट साइड से मिल जाती है, देखो हुगली ऐसे आ रही है, इसका राइट ये नदी, ये जो दामोदर नदी है, ये पूरे भारत में सबसे अधिक कोयला खनन क्षेत्र है, ये दामोदर नदी जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दूसरा बताया गया प्रदूषित है, तीसरा बताया गया पश्चिम बंगाल का शोक। फिर से इसके साउथ में एक नदी मिली स्वर्ण रेखा, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की कुछ जगहों पे सीमा बनाती है, रांची के पास से निकलती है, वहीं हुंड्रू वाटरफॉल है, साउथ में है। शंख दक्षिणी कोयल मिली तो हो गई ब्राह्मणी, ये कोयले के लिए जानी जाती है, कोयले खनन के लिए उड़ीसा में। दोनों के मीटिंग पॉइंट पे है राउरकेला फैक्ट्री, इसके पूरब में आयरन और रीजन, शंख और दक्षिणी कोयल रीजन, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला कुछ रीजन, क्योंझर वाला रीजन मिलके तो राउरकेला फैक्ट्री, ये आपका छोटानागपुर पठार हुआ। अब फिर से सुनो वही जो बात मैं बता रहा था, अगली वीडियो में जो भी होगा छोटानागपुर पठार के बारे में थोड़ा सा बता के, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बता के, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता के फिर उसके बाद विंध्यन रीजन पूरा डिटेल में, सतपुड़ा रीजन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हुए हम साउथ में चले आएंगे। हम सॉइल पढ़ेंगे तो इन सभी पठारों के बारे में फिर से पढ़ेंगे, कहाँ की कौन सी मिट्टी है, कैसी है, थोड़ा बहुत तो बताया ही जा रहा है, लेकिन और सारी बातें हम फिर से पढ़ेंगे। आप लोगों का काम क्या होगा, इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, जितनी बार मन करे एटलस में जाके देखिए कि कैसे कैसे सर ने बताया है, उस जगह पे देखो मैप मैंने बना दिया है। मैप बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि आप एटलस में इसी जगह को देखें, फिजिकल मैप देखें। पर्वत पठार देखना हो तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप नहीं। पॉलिटिकल मैप तब देखा जाता है जब देश देखने हो, बाउंड्री देखने, स्टेट देखने हो, नदी पहाड़ इन सबों के बारे में देखना हो तो फिजिकल मैप देखें। ये सारी बातें देखें, जो ना समझ में आए उसे पूछें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी फैलाएं, जहाँ तक हो सके इसे आप इसकी स्टडी करें और जो भी हो बताएं। तो आज यहीं तक, ठीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।